बाजार में कोहराम मचा हुआ है। खासतौर से अमेरिकी डाउनग्रेड के बाद पूरे विश्व भर के बाजार सहमे हुए हैं और हर इन्वेस्टर ये जानना चाहता है कि इस वक्त डरने का वक्त है या फिर अच्छे शेयरों को खरीदने का। चाल कैसी रहेगी, कब तक मूड सुधरेगा, इस सब का सवालों के जवाब लेना चाहते हैं। लेकिन जवाब देने के लिए एक ही शख्स है जो सबसे बेहतरीन पकड़ इस बाजार पर रखता है, खासतौर से भारतीय बाजारों पर। बाजार के बिग बुल, बाजार के महारथी, दिग्गज और हिंदुस्तान के वॉरेन बफेट माने जाने वाले राकेश झुंझुनवाला। जी हाँ, उन्हीं से सीधा हम गाइडेंस लेंगे बाजार की चाल के बारे में, आगे किस तरह की रह सकती है। राकेश जी, स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर आपका। सबसे बड़ा सवाल इस वक्त यही है कि जिस तरह से पूरे ग्लोबल मार्केट्स में संकट है, क्या हम 2008 जैसी सिचुएशन में हैं या फिर इस बार सिचुएशन उतनी बुरी नहीं? भाई साहब, मैं अभी आपसे मिला उसके पहले CLSA का नोट पढ़ रहा था, जिसमें जो आप लोगों को मैं बहुत धाराकारी मानता हूँ, क्रिस वोड और रसल नैपियर, और यही बोल रहे हैं कि इंडिया इज मच वेल बेटर प्रिपेयर्ड टुडे देन इन 2008। तो इंडिया में इतनी डिमांड, इतनी ज्यादा डिमांड नहीं रही है सब चीजों के लिए, गाड़ियों के लिए, जैसे 2007 में था। और 2008 में सबसे ज्यादा बात था कि इंडियन पब्लिक भी बहुत लेवरेज थी, कंपनी में बहुत ज्यादा लेवरेज थी, बहुत बड़े एक्सपेंशन प्लान्स थे। एवरीबडी वाज इन द ड्रंकन मूड ऑफ ए सुपर बुल मार्केट। अब तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो मेरे को नहीं लगता है इंडियन अर्निंग्स आर ऑल्सो फार हायर टुडे देन व्हाट दे वर इन 2008। तो मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है कि 2008 जैसा कुछ हिंदुस्तान में होगा। और 2008 में ऑल द इक्विटी मार्केट्स वेंट अप, oil prices went on kept on peaking and reached $140 in July of 2008. अब तो यहाँ भी ऑयल प्राइसेस फार लोअर हैं, तो हिंदुस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड वाइड ऑल्सो की 2008 में वी वर एंडिंग a 20-year-old bull market. People had no expectations. There was lot more surprise than there is today. तो मुझे लगता है कि दुनिया में भी और हिंदुस्तान में भी 2008 जैसा नहीं होने वाला है, unless and until इंटरनेशनली कोई बहुत बड़ा इंसिडेंट हो जाए। लेकिन राकेश जी, पिछले 2-3 दिनों से जिस तरह से वॉलेटिलिटी हो रही है बाजार में, क्या आपको लगता है कि बहुत ज्यादा डाउनसाइड रिस्क है यहाँ से? बहुत ज्यादा डाउनसाइड रिस्क है नहीं बोलना मुश्किल है, 2008 जैसा तो नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे वॉलेटाइल मोमेंट्स में वी शुड वॉच द मार्केट पार्टिसिपेट। लेकिन क्या आपको अमेरिकी बाजारों से क्या सेंस मिल रहा है? क्या वहाँ पर दिक्कतें बहुत ज्यादा है? क्या आपको लगता है कि मंदी का जो खतरा है थोड़ा लंबा चलेगा? अमेरिकन मार्केट्स में देखिए, प्रॉब्लम है उसकी अर्निंग्स आर वेरी गुड। टुडे मार्केट पी वैल्यूएशंस इन अमेरिका आर एक्सट्रीमली लो, स्पेशली विद थिंक व्हाई पी 10, 11, 12, इंटरेस्ट रेट्स 1.5-2%। तो उस रिलेशन में तो मार्केट्स आर वेरी चीप। और द यील्ड ऑन द डाउ एंड S&P 500 इज ग्रेटर देन यील्ड ऑन द 10-year गवर्नमेंट डेट। मतलब 10-year गवर्नमेंट डेट आपको 3% देती है, आपका यील्ड वहां 4.5% है। तो वैल्यूएशंस आर बाय नो मेजर एक्सपेंसिव, लेकिन देयर इज लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस एंड देयर इज लॉट ऑफ अनसर्टेनिटी अबाउट फ्यूचर अमेरिकन ग्रोथ। तो इसके वजह से बड़ा घट सकता है, लेकिन मुझे लगता है एज सून एज अमेरिकन गवर्नमेंट टेक सम स्टेप्स एंड कॉन्फिडेंस कम्स बैक, तो श्योरली बॉटम विल बी मेड इन अमेरिका। क्योंकि इन्वेस्टर्स को बाहर के बाजार बहुत कम समझ में आते हैं। खैर यहाँ के भी ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा अच्छे से समझते हो, लेकिन दिक्कत ये कि जब भी ग्लोबल मार्केट्स में किसी तरह की दिक्कतें होती है, हमें लगता है कि यहाँ पर भी इम्पैक्ट होगा। तो क्या आपको लगता है कि थोड़ा मीडियम टर्म में भले ही अमेरिका के बाजार कमजोर रहे, भारतीय बाजारों पर उतना असर नहीं पड़ेगा? ऐसा वी लिव इन इंटरकनेक्टेड इंटरट्वाइंड वर्ल्ड, तो ऐसे वहां कुछ भी नहीं होगा, वहां कुछ भी हो या कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं होने वाला है। अल्टीमेटली इंडिया विल एंड एशिया एंड द इमर्जिंग वर्ल्ड विल डिकपल फ्रॉम द डेवलप्ड वर्ल्ड। क्योंकि आप देखें ना कि वहां ग्रोथ कोई भी तरीके से ग्रोथ लाने की कोशिश कर रहे हैं। हिंदुस्तान और चाइना में वो लोग वहां पर इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं कि ग्रोथ स्लो हो जाए। लुक एट द डिफरेंस इन द डाइवर्जेंस इन व्हाट द टू कंट्रीज आर डूइंग, बिटवीन द डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज। लेकिन ये जो डीकपलिंग है, इट्स अ जर्नी, इट्स नॉट अ डेस्टिनेशन। ये एक दिन में नहीं होने वाला है। तो जो कुछ दुनिया में होगा इन इंटरवाइंड इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड, हर जगह इफेक्ट तो आएगा ही, कम आएगा, लेकिन एवरी पासिंग टाइम इट विल बी लेसर। दिक्कतें कहाँ ज्यादा है, अमेरिका में या यूरोप में? अब क्या मालूम दिक्कत है। तो मेरे को लगता है यूरोप, अमेरिका में एक चीज आप डाउनग्रेड कर दो, बट देयर इज नो ऑल्टरनेटिव टू द डॉलर, दे आर बोरोइंग इन डॉलर्स, दे आर एबल टू प्रिंट द करेंसी। आई थिंक यूरोप अमेरिकन प्रॉब्लम्स आर इजियर टू सॉल्व देन द यूरोपियन प्रॉब्लम्स। राकेश जी, एक बड़ा कंफ्यूजन ये है कि जब अमेरिका की इकोनॉमी अच्छा करती है तो लोगों को लगता है कि
वहाँ के बाजारों में पैसा लगाना चाहिए। अमेरिका की इकोनॉमी खराब करती है तो हमें लगता है कि वहाँ की इकोनॉमी खराब है, हमारे बाजार कमजोर हो जाएंगे। तो ऐसी सिचुएशन में जब अमेरिका की इकोनॉमी खराब हो रही है तो क्या इंडियन मार्केट्स के लिए इसे पॉजिटिव समझा जाए, नेगेटिव समझा जाए, क्या समझे? मेरे को समझता है, आई वुड से इट इज नेगेटिव, इट्स ऑल न्यूट्रल, इट्स नॉट पॉजिटिव। ओके, बिकॉज इफ देयर मार्केट स्लो, देयर इकोनॉमी स्लो, तो इंडिया को इफेक्ट आएगा, जो शायद कम आएगा। और इफ इट इज ग्रोइंग वेल तो देन फॉर क्या होता है कि जब वहां ग्रोथ स्लो होता है तो फिर सबका सेंटिमेंट खराब हो जाता है। तो आई थिंक दिस डीकपलिंग विल टेक प्लेस फ्रॉम इंडिया एंड अमेरिका, बट श्योरली सम इफेक्ट विल ऑलवेज बी देयर। कि जिस तरह से 2-4 दिनों में उतार चढ़ाव, वोलेटिलिटी हो रही है, क्या कहीं आपको लगता है कि ये संकेत है बॉटम बनने के, या फिर अभी हम बॉटम बनने की प्रोसेस में काफी वक्त लग सकता है? मुझे लगता है बॉटम बन सकता है, लेकिन बॉटम बढ़ने में मेरे जजमेंट बोलता टाइम लगेगा, मार्केट टाइम देगा। एंड बॉटम भी देर इज लॉट ऑफ अनसर्टेनिटी स्टिल, अभी 8-10 दिन ही हुए हैं, तो बाजार टाइम, मार्केट माइट हैव मेड अ बॉटम, माइट नॉट हैव मेड अ बॉटम, आई कांट से, आई वोंट रूल आउट इट हैज मेड अ बॉटम, बट यू नो इट विल टेक टाइम, इट हैज टू मेक अ बेस एंड देन अगेन प्रिपेयर इटसेल्फ फॉर अ राइज। यानी कि प्राइस वाइज करेक्शन तो हो चुका है, लेकिन टाइम वाइज करेक्शन अभी भी देखना पड़ेगा। हो सकता है, प्राइस वाइज भी और गिर सकता है, वी कांट से एनीथिंग। कितना समय लगे, दिवाली के आसपास या दिसंबर तक कुछ तेजी का मूड बने? 2 महीने में हो जाना चाहिए। यानी कि इस बार दिवाली शायद बेहतर मनाते हुए दिखे। दिवाली तो क्या हमेशा ही अच्छी है, उसमें क्या है। लेकिन इंडियन मार्केट्स में क्या ट्रिगर्स आपको नजर आते हैं जो बड़े पॉजिटिव हैं भारतीय बाजारों के लिए हो सकते हैं, जिससे तेजी लौटती हुई दिखे? ट्रिगर इज लोअर कमोडिटी प्राइसेस, लोअर इन्फ्लेशन, एक्शन बाय द गवर्नमेंट, जीएसटी का कुछ करें, लैंड एक्विजिशन बिल का कुछ करें, एफडीआई का कुछ करें, लेबर लॉस का कुछ करें, ये सब चीजों में एनवायरमेंट में कुछ बैलेंस करें, फास्टर डिसीजन मेकिंग करें। आई थिंक दीज आर द बिगेस्ट ट्रिगर्स। लेकिन थोड़ा एक्शन अब सरकार की तरफ से दिखने लगा, बिल्कुल हो रहा है, तो ये एक बड़ा पॉजिटिव संकेत जा रहा है। पॉजिटिव संकेत, और ऑयल प्राइस आर डाउन, आई थिंक उससे इन्फ्लेशन काफी कम हो सकता है। बाजार के दिग्गज राकेश झुंझुनवाला से हमारी बातचीत जारी रहेगी, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे, बने रहिए हमारे साथ। राकेश जी, अगर एक नजरिया बाजार पर बनाया जाए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए आज से क्या ये सही समय है, शुरू कर देना चाहिए? भाई साहब, हिंदुस्तान में इन्वेस्ट करने का हर समय सही है। तो मुझे लगता है हिंदुस्तान में बहुत 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 बड़ा बुल मार्केट होने वाला है। एंड माय एडवाइस टू इन्वेस्टर्स विल बी नॉट टू टाइम इट, बट हर महीने एक फिक्स अमाउंट होना चाहिए। ओके, तो आपको टॉप में भी इन्वेस्टमेंट होगा, बॉटम में भी होगा, एवरेज मार्केट के लेवल पे होगा। और जब बुल मार्केट आए, मुझे लगता है 15 to 24% रिटर्न इन द नेक्स्ट 4-5 ईयर आ सकता है, एनुअल रिटर्न। और आप पक्का मानते हैं कि इस वक्त पैसा इक्विटी में लगाना चाहिए, बजाय भले ही 11-12% का रिटर्न डेट में आता हो? नहीं, मैं बट डेट में फिर टैक्स लगता है, इक्विटी में फिर टैक्स फ्री है, तो लुक एट पोस्ट टैक्स रिटर्न। एंड सेकंड थिंग आई फील, आपने क्या पूछा कि अगर 12% रिटर्न मुझे डेट में ठीक ठाक सा मिलता हो? 12 का रिटर्न तो इनमें 9% ही पड़ता है, 9% पड़ता है, एंड यू गेट टैक्स एवरी ईयर। इफ आई गेट 15 to 18% कंपाउंडेड, I get no tax in the beginning and no tax at the end. So to compare 9 with 18, which is unbelievable. आप टैक्स भी पूरी कंपाउंडेड रेट पर कैलकुलेट कर रही हैं। यही कैलकुलेशन आपको शायद दूसरों से सबसे एकदम अलग बनाती है। लेकिन राकेश जी, बड़ा सवाल ये है कि अब यहाँ से बाजार में जो लोग पैसा लगाना चाहते हैं, उन्हें ये समझना है कि आगे आने वाले समय में इंडिया की स्टोरी पर जो ग्रोथ पर जो सवाल उठे, क्या उनसे डरने की जरूरत नहीं? ग्रोथ फिर से मोमेंटम पकड़ते हुए दिखेगी? भाई साहब, मेरे माइंड में कोई डाउट नहीं है, और मेरा सब रुपया इक्विटी में लगा है। मेरे को लगता है कि हिंदुस्तान को भले कोई समय आएंगे जब ग्रोथ स्लो होगा, डाउट होगा, लोग बोलेंगे इंडिया नहीं ग्रोथ करवाएगी, लेकिन मुझे कोई डाउट नहीं है कि इंडिया इज गोइंग टू ग्रो डबल डिजिट। और इन बिटवीन में कुछ ग्रोथ एक लेवल से इफेक्ट हो जाए, मेरे को ऐसा नहीं लगता है। हो सकता है 9 का 8 हो, 8 का 7 हो, मेरे को नहीं लगता उससे कम होगा। But we will eventually set the base for a double-digit growth, which will continue for maybe decades. ग्लोबल मार्केट्स के माहौल को देखते हुए आपको पूरा विश्वास है कि कमोडिटी प्राइसेस, क्रूड प्राइसेस कमजोर ही रहेगी, कोई बहुत तेजी? मेरे को कमोडिटी प्राइस लगता है, देयर इज नो रीजन। वर्ल्ड में जो रिकमेंडेड इन्वेंट्री आई है कि उससे 4 बिलियन बैरल्स एक्स्ट्रा ऑयल की आज इन्वेंट्री है, विच इज 45 days, 40 to 43 days कंजम्पशन, एंड फुल प्रोडक्शन है। क्यों ऑयल के भाव रहने चाहिए? सर, बैंकों ने बना दिया, ऑयल सट्टे का माता हो गया है। बिकॉज आप एक चीज बताइए, जब शेयर बाजार बढ़ते हैं तो ऑयल बढ़ता है, जब शेयर बाजार घटता है तो ऑयल घटता है, तो ये क्या मतलब है? कोई शेयर बाजार के बढ़ने घटने तो ऑयल का कंजम्पशन होने वाला है? ये उल्टा होना चाहिए। उल्टा होना चाहिए।
तो यानी कि हाँ, इसी पर एक बात मैं जो सोच रहा था कि क्या इस बार आपको लगता है कि जिस तरह का लिक्विडिटी संकट 2008 में दिखा था, हाँ। वैसा लिक्विडिटी संकट बिल्कुल भी नहीं है, और ये जो लिक्विडिटी है ये बाजारों को तेजी दे सकती है? नहीं, वो तो आई डोंट नो। 2008 में देयर वाज क्राइसिस ऑफ कॉन्फिडेंस। अभी पीपल आर प्रिपेयर्ड, आल्सो देयर कुड बी अ क्राइसिस ऑफ कॉन्फिडेंस अगेन, एंड इफ देयर इज अ क्राइसिस ऑफ कॉन्फिडेंस, लिक्विडिटी 2008 में ऐसा नहीं, लोगों को पैसा नहीं था, लोग किसको ट्रस्ट नहीं करते थे। कहीं आपको लगता है कि भले ही 2008 जैसा क्राइसिस नहीं, लेकिन फॉरेन इन्वेस्टर जो पिछले कुछ दिनों से भारतीय बाजारों से हाथ खींच रहे हैं, इनफैक्ट जैसे फ्लोज हमने 2009 में देखे थे वैसे फ्लो अब नहीं दिख रहे हैं, लेकिन इस बदले हुए माहौल में अब उनके लिए जरूरी होगा कि इंडिया जैसे इमर्जिंग मार्केट्स में पैसा लगाया जाए। पैसा वो 101% लगाएंगे। अब कितना 9 में लगाया था, कितना 12 में लगाएंगे, आज लेंगे कल बेचेंगे, उसको कुछ नहीं बोल सकते। पर एक फैक्ट है कि इन रिलेशन टू द वर्ल्ड जीडीपी, शेयर ऑफ इमर्जिंग मार्केट्स इन वर्ल्ड जीडीपी एंड रिलेशन ऑफ इंस्टीट्यूशनल ownership in the GDP in these emerging markets, the emerging markets are very are underweighted. ये underweight टाइम से करेक्ट होगा, पैसा नहीं पड़ेगा। आप मानते हैं ब्याज दरें लगभग पीक आउट हो चुकी है? इंटरेस्ट रेट हाँ। मेरा लगता है पीक आउट हुआ। तो ऐसे में क्या सबसे बेहतर सेक्टर्स वही होंगे जो रेट सेंसिटिव है पैसा लगाने के लिए आज से? ऐसा कहीं it depends on what your vision, what your time period is, why do you want to invest, you want to trade. But obviously if the interest rate cycles turns, the rate sensitives are the first to benefit. लेकिन फंडामेंटली किस तरह के सेक्टर्स आपको लगते हैं जो कि इंडिया की स्टोरी से? सेक्टर वेक्टर छोड़ो, मैं बोलता हूँ टेल पीपल टू पुट मनी इन गुड म्यूचुअल फंड, दैट इज द वे। म्यूचुअल फंड ज्यादा सही तरीका है। हाँ, बिकॉज इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो टाइम विच रिक्वायर्स लॉट ऑफ टाइम, विच इज लॉट ऑफ रिसर्च, lot of monitoring which individuals cannot do. For 1.5% 2% you have good fund managers to manage your money, तो फिर क्या किया? राकेश जी, करोड़ों लाखों निवेशक ऐसे हैं जो जिस दिन बल्कि अब ब्लॉक डील में राकेश जी का नाम देख लें कि ये शेयर राकेश जी ने खरीदा है तो उन्हें आंख बंद करके शेयर ले लेना है, या फिर उन्हें लगता है कि आज राकेश जी ने कुछ बेचा है अपने पोर्टफोलियो में से तो वो सोचते हैं कि अब निकल जाने का। ऐसे इन्वेस्टर जो आपको फॉलो करते हैं, सिर्फ उन्हें सोचना नहीं है जो राकेश जी ने किया वो सही है, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? I will say don't do it, because क्या है, जैसे मैंने टाइटन लिया, मैंने पहला टाइटन 32 रुपए में लिया, दो साल में टाइटन का 150 हो गया, फिर 2 साल कुछ नहीं हुआ, तो मुझे तो पेशेंस था, लोगों को पेशेंस नहीं है, फिर कोई चीज बदल जाती है। मेरी हर डील तो डिस्क्लोज नहीं होती है, 1% से ज्यादा या 5% से ज्यादा होल्डिंग तो होती है, मैं बेच दूं कल, उनको क्या मालूम, फिर मैं तो जाके इंडिविजुअल सबको बोलने वाला नहीं हूँ कि मैंने बेच दिया, आप भी बेच दो। एंड यू कांट मेक मनी बाय बोरोड नॉलेज एंड ऑन टिप्स। I think it is better to use your own conviction. That मैं हाथ जोड़ के बोलता हूँ कि people know what I have, where I have been successful. People don't know where I have been wrong. I have been wrong in many places. And I don't mind my own money. But if people lose by following me, I feel very bad. So I say don't follow me blindly. Please do your own research. Understand what you are risking, how much you are risking, what time period you want to invest on. It may not be, your attitude and my attitude may not be aligned. Your financial position, my financial position will not be aligned. So the various conditions on which we should invest may not be the same. I don't think that following is going to do any good to anyone. बाजार के दिग्गज राकेश झुंझुनवाला से हमारी बातचीत जारी रहेगी, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे, बने रहिए हमारे साथ। राकेश जी, पिछली दिवाली पर मैंने आपसे बात की थी और आपने कहा था कि टाइटन की शेयर होल्डिंग जो आपकी है, जो आपका इन्वेस्टमेंट है, आप $1 बिलियन में बेचना चाहते हैं। आपका टारगेट अब भी वही है, बढ़ गया है, क्या इरादा? क्योंकि पिछले कुछ एक आध क्वार्टर में ऐसा लगा कि शायद कहीं ग्रोथ टाइटन में स्लो होती हुई दिख रही है, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस पूरा है अभी भी? 101%। मैं तो सोचता हूँ, मालूम नहीं मैं क्या करूँगा अल्टीमेटली, लेकिन मैं 5-7-10 साल टाइटन बेचने वाला है, एंड आई विल होप टू सेल फॉर अ वैल्यू फार ग्रेटर देन 1 बिलियन। एक और स्पेस है जहां पर आपका काफी इन्वेस्टमेंट रहा है, ल्यूपिन, ऑर्किड केमिकल, फार्मा स्पेस, जिसे डिफेंसिव भी हम मानते हैं। ज्यादातर जब ऐसा बाजार खराब हो तो ऐसा लगता है कि तो क्या कहीं वेरिएशन या आपको कुछ? ऑर्किड में तो मेरी इन्वेस्टमेंट तो पूरा वैसे ही है, ट्रेडिंग पोजीशन मैंने बेची थी थोड़ी, और ल्यूपिन में मेरे पास जो शेयर है उसके 20% शेयर बेचे हैं। मेरे को भी जिंदगी में शेयर बाजार के अलावा भी जरूरत है, आप समझे ना। और मतलब मेरे पास आज भी कितने करोड़ों में शेयर है टाइटन ल्यूपिन के, तो क्या मैंने बेच दिया, तो आई एम स्टिल वेरी बुलिश ऑन द कंपनी, आई एम स्टिल आई स्टिल होल्ड 80% ऑफ माई होल्डिंग। I have not sold because I don't
आई डोंट बिलीव इन द कंपनी, सो वी आर नीडेड सम मनी। ये सेक्टर आपको पसंद है और पसंद रहेगा। बिल्कुल। लेकिन राकेश जी, मैंने देखा कि कई इन्वेस्टमेंट आपके ऐसे हैं जो इंडिया की जो नई ग्रोथ स्टोरी है उससे मिलते जुलते हैं, जिसमें टाइटन के साथ डेल्टा कोप जो आपका हाल ही का निवेश है। क्या आपको लगता है कि इस तरह की स्टोरीज ज्यादा बेहतर प्रदर्शन करेगी आने वाले समय में बाजार में? एनीथिंग रिलेटेड टू कंज्यूमर एंड कंजम्पशन इज गोइंग टू डू वेरी वेल, स्पेशली जैसे डेल्टा में कंपटीशन नहीं है, कोई गैमलिंग लिस्टेड कंपनी नहीं है। मेरे को लगता है जो हिसाब से मकाओ और सिंगापुर में गैमलिंग की ग्रोथ है, हिंदुस्तान में बहुत बड़ी ग्रोथ होने वाली है। तो आई थिंक दे आर गुड स्टोरीज, बट सब में टाइम लगेगा। पेशेंस इज द नेम ऑफ द गेम। लेकिन आप इन स्टोरीज के अलावा क्या इंफ्रास्ट्रक्चर एक स्पेस है जिस पर ज्यादातर बाहर के इन्वेस्टर्स ये मानते हैं कि ये इंडिया स्टोरी है, क्या आपको लगता है कि वो एक ऐसी स्पेस है जो इतना पिटने के बाद काफी अट्रैक्टिव हो चुकी है? आप देख रहे हैं बहुत वैसा बहुत समय लगने वाला है, क्योंकि बैलेंस शीट का लेवरेज, शेयर प्राइस के बट्टे लग गए हैं, तो ये सब इसमें मेरे को लगता है राइज आएगा, लेकिन पेशेंस चाहिए। तो रियल रिटर्न आने में 3 से 5 साल लगने वाला है। बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। राकेश जी, ऐसे में फाइनली रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए या आपके जो चाहने वाले हैं, आपके प्रशंसक हैं, उनके लिए इस बाजार के डायरेक्शन के बारे में आपकी क्या राय है? हैव कॉन्फिडेंस, बिलीव इन इंडिया, इन्वेस्ट मनी इन इक्विटी आफ्टर बाइंग अ ओन हाउस, गॉड ब्लेस यू, मेक मनी। कैसे? बाय इन्वेस्टिंग इन इक्विटी। क्या आपको मेरे को एक दूसरी एडवाइस कि ये रिस्क कोर्स नहीं है, यहाँ पैसा कुछ 6 महीने में, साल भर में डबल ट्रिपल होने वाला नहीं है। वो एक शेयर में हो जाए मतलब फिर अपन ढूंढते रहे, वो ऐसा होने वाला नहीं है। तो अपने को बी मेच्योर इन द एटीट्यूड ऑफ द रिटर्न रेट। आपको दूसरी रिटर्न में ब्याज में 10% का रिटर्न मिलता है, गोल्ड में 10% मिलता है, घर प्रॉपर्टी में 12% मिलता है, तो इक्विटी में 18-24% मिल सकता है। ये कोई थोड़ी कोई रिस्क हो सके यार कल डबल हो जाएगा, फिर 4 साल में 4 गुना हो जाएगा, 8 साल में 50 गुना हो जाएगा। हो सकता है कोई 100 शेयर लोगे तो 1-2 हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला है। मतलब डोंट हैव दैट एक्सपेक्टेशन। पर्सनल सवाल आपसे, इक्विटी के लिए तो आप हार्डकोर बिग बुल माने जाते हैं, लेकिन इक्विटी के अलावा भी आप कहीं निवेश करते हैं? कहीं नहीं, घर है, ऑफिस है, मैं भी 1-2-3 जमीनें ली हैं, थोड़ा बहुत कोई प्रॉपर्टी फंड में पैसा डाला है, उसके अलावा सब पैसे इक्विटी। राकेश जी, आपके इस रूम में मैं पढ़ रहा था, विंस्टन चर्चिल का एक लिखा हुआ है कि लाइफ सिर्फ वो नहीं जिससे जो आप कमाते हैं, लेकिन जो कुछ आप देते हैं उससे जिंदगी बनती है। इस थॉट के बारे में आप जरा सा बताइए, क्योंकि हाल ही में हमने सुना है कि आप अपनी 25% वेल्थ दान करने की भी सोच रहे हैं, चैरिटी के लिए दे रहे हैं। नहीं भाई साहब, देखो मैं तो अभी ऑलरेडी 25% मेरी इनकम 2 है, ट्रेडिंग और डिविडेंड। ट्रेडिंग इनकम कोई साल में रहती है, कोई साल में बहुत अच्छी रहती है, कोई साल में नहीं भी रहती है। तो मैं डिविडेंड इनकम इज डिविडेंड, तो मैं 25% में डिविडेंड इनकम अभी आज भी चैरिटी में करता हूँ, और करीब 12 से 15 करोड़ रुपए हर साल चैरिटी करता हूँ। देखिए, धन देने वाला भगवान है, एंड गॉड हैज कास्ट अ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वी शुड यूज दिस फॉर गुड सोशल पर्पस, कि अपने को समाज के चढ़ाव के लिए, बेटरमेंट के लिए आप पैसा देना चाहिए। और पैसे का क्या करेंगे, पैसे की 5 करोड़ अच्छाई है, लेकिन एक खराबी आप भी साथ में ले आ सकते हैं। एंड आई थिंक गॉड हैज गिवन मी first responsibility is to look after my family. God has given me enough wealth, and they will have enough wealth that they can look after themselves for generations. तो मैं पैसे का क्या करूँगा? तो भगवान ने हमको ड्यूटी दी है कि अच्छे काम के लिए यूज करें। मेरी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो फैमिली को मैं, और दे आर वेरी वेल प्रोवाइडेड फॉर। तो अब 25% वेल्थ देने में कि मेरे 3 बच्चे, मैं समझो 3 के बड़े 4 हैं, और मेरे को, और इसी में मैं बताना चाहता हूँ कि ये प्लेज अभी तक तो मैं खाली 25% रिटर्न इनकम देता हूँ, फिर मैं 25% एसेट बेच के पैसा ही दे दूंगा, और मेरा टारगेट है कि 2020 तक मैं 4500 करोड़ रुपया दूँ। तो और दिस इज अ प्लेज। तो मुझे भगवान का आशीर्वाद और बड़ों का आशीर्वाद चाहिए कि मैं अपना प्लेज पूरा करूँ, और ये जो पैसा दूँ और जो दूँ उसको अच्छे तरीके से, एफिशिएंट तरीके से यूज करूँ, और मुझे देना ही है। और मेरी वाइफ, आई बिलीव इज इक्वल पार्टनर इन माई वेल्थ, शी सेज 25 से आपको जो देना है दो। जब उसको मालूम पड़ा, मैंने तो उसे पूछा भी नहीं था, पेपर में उसने पढ़ा तो उसको आंख में आंसू आ गए। वो बोले नहीं आप और दीजिए, आप क्यों? मैंने बोला कि मैं तुमसे पूछे बिना अनाउंस कर दिया, तो उसके आंख में आंसू हो गए। बोले मेरे से क्या पूछना, आप देना है और दो। तो मेरे को देना है, भगवान शक्ति देगी मैं दूं, भगवान धन देगा, मुझे कॉन्फिडेंस है भगवान, लेकिन देने की भी शक्ति भगवान ही देता है। बिल्कुल, मुझे भगवान शक्ति देगी मैं दूं। पैसा कई लोगों के पास है, लेकिन कितना दे पाते हैं ये बड़ी बात है। मेरे अपने को कोई लोगों को बोलना नहीं, मैं हर इंडियन को बोलूंगा कि गिव व्हाट योर कॉन्शियस, आपकी आत्मा और आपकी पॉकेट जो अलाउ करती है वो आप दीजिए।
राकेश जी, हम उम्मीद करते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा वेल्थ कमाएं और ज्यादा से ज्यादा चैरिटी के लिए दें, और आपको देखकर जो इन्वेस्टर्स जो फॉलो करते हैं वो भी आपकी तरह काफी वेल्थ कमाएं। आज CNBC आवाज के लिए वक्त निकालने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।